व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हिजाब को लेकर दुनिया में दिख रहे दो अलग अलग नजरियों का संपूर्ण विश्लेषण का दिन है। एक तरफ है इस्लामिक देश ईरान, जहां की महिलाएं, जहां के पुरुष, आम नागरिक, खिलाड़ी सब हिजाब के विरोध में अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई है व्यूअर्स। ईरान की फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप मैच में अपने ही देश का राष्ट्रगान गाने से इंकार कर दिया। जब वहां ईरान का राष्ट्रगान चल रहा था तब वहां के खिलाड़ी चुपचाप खड़े थे। यह हिजाब के विरोध में एक तरह का प्रदर्शन था। लेकिन दूसरी तरफ अब तस्वीर दिखाते हैं आपको पश्चिम बंगाल की। वहां से एक दुखद खबर आई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर बवाल हो गया और छात्रों के दो गुट आपस में इस मुद्दे पे भिड़ गए। हालात इतने बिगड़े कि रैपिड एक्शन फोर्स को वहां तैनात करना पड़ा। छात्रों के एक गुट ने आरोप लगाया कि जैसे दूसरे समूह की लड़कियों को हिजाब पहनने की छूट मिली है, ठीक वैसे ही उन लोगों को भी भगवा स्कार्फ के साथ स्कूल आने दिया जाए। इसी बात पर दोनों गुट भिड़ गए। सवाल है कि आखिर हिजाब को लेकर बार बार विवाद क्यों हो रहा है? जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में जा चुका है तो शांति के साथ फैसले का इंतजार करने में क्या दिक्कत है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। याद करिए व्यूअर्स, मैंने कहा था कि ये एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक जाएगा। अगर हम इस विवाद को पॉलिटिकल रंग देंगे तो इसका नुकसान बच्चों को उठाना पड़ेगा। आज उन बच्चों के लिए ये मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, हिजाब विवाद का भाग 2, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। आज ये दो तस्वीरें हिजाब विवाद पर दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए काफी हैं। एक तरफ ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में अपने देश का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। ईरान का राष्ट्रगान चलता रहा, लेकिन खिलाड़ी खामोश रहे। ईरान में इन फुटबॉल खिलाड़ियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। कुछ दिन पहले ईरान की महिला बास्केटबॉल टीम ने भी बिना हिजाब फोटो खिंचवाकर हिजाब का विरोध किया। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये भारत के पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब बंगाल तक पहुंच गया है। हावड़ा जिले में हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर बवाल हो गया और छात्रों के दो गुटों में जबरदस्त झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बाद में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तक की तैनाती करनी पड़ी। छात्रों के एक गुट ने आरोप लगाया कि जैसे दूसरे समूह की लड़कियों को हिजाब पहनने की मंजूरी दी गई है, ठीक वैसे ही उन लोगों को भी भगवा स्कार्फ के साथ स्कूल आने दिया जाए, जिसके बाद छात्रों के दोनों गुट भिड़ गए। अब जरा हिजाब पर कुछ बयानवीरों के पुराने बयान भी सुन लीजिए। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। इस्लाम के अंदर हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं, हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। सवाल है कि क्या ऐसे ही बयानों से हिजाब विवाद को हवा मिल रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। हिजाब पर क्रांति बनाम अशांति का विश्लेषण कर देखते हैं। ईरान और भारत, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। पहला तथ्य, हिजाब के विरोध में सड़कों पर ईरान में जन सैलाब है। भारत में ड्रेस कोड के विवाद को धर्म के साथ जोड़ा गया, जो बहुत गलत है। हिजाब का कानून खत्म करने के लिए प्रदर्शन है पूरे ईरान के अंदर।
भारत में हिजाब पर कोई बैन नहीं है, सिर्फ ड्रेस कोड का मुद्दा है। दुनिया भर के देश ईरान के समर्थन में उतरे हैं, यानी ईरान के लोगों के समर्थन में उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि औरतों को अपनी आजादी के से जीने का हक है। कई नेताओं ने उकसाने वाले बयान दिए, जो बयान मैंने तथ्यात्मक रूप से आपके समक्ष भी रखे। और इसको ड्रेस कोड के मुद्दे को धर्म के साथ जोड़ना क्या वाकई बहुत निंदनीय है? क्या हिजाब के नाम पर कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं? आज इस बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा का आगाज करता हूं। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तारिक फतेह जुड़ेंगे, जो कि हमारे साथ कनाडा के साथ से लाइव होंगे। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ सईदा फलक है, राजनीतिक विश्लेषक। तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक तरह से हम कहें तो तौसीफ खान टीएमसी को सपोर्ट भी करते हैं। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मैं सईदा फलक आपके पास आता हूं। सईदा फलक, अब ये लेटेस्ट विवाद आया है और ये बंगाल में आया है। मैं उसी दिन कह रहा था, जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, कि इसको अगर हम धार्मिक रंग देंगे तो ये बहुत गलत होगा बच्चों के भविष्य के साथ, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ। अब हो रहा है वो बंगाल के अंदर, बताइए। बिल्कुल सही बात है, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सियासत और राजनीति जो है ना, स्कूल्स कॉलेजेस में भाजपा को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो भी बंगाल में हुआ उसके पीछे किसका हाथ है भाई? जो बच्चे भगवा स्कार्फ डालकर हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करे, उनके पीछे किसका दिमाग है? स्कूल के, कॉलेज के मासूम बच्चों को कौन भड़का रहा है? अपनी रोटियां सेकने के लिए आखिर भाजपा देश को कितना बर्बाद करेगी? जस्ट बिकॉज उनको इलेक्शन जीतना है, वो स्कूल्स कॉलेजेस में भी राजनीति थोड़ी देर के लिए आपकी बात को सत्य मान लेते हैं। आप प्रामाणिकता से कोई बात कह रही होंगी कि बीजेपी ये करा रही है। अभी तक हालांकि किसी रिपोर्ट में बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन आपकी बात को मैं मान लेता हूं। एक बात बताइए, उन लड़कियों के लिए शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हिजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी नजर में क्या महत्वपूर्ण है, शिक्षा की हिजाब? हिजाब अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन जो बच्चे हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ है? वो तो मासूम बच्चे हैं ना भाई, उनको क्या तकलीफ है हिजाब से? अगर आपके क्लासमेट हिजाब पहनते हैं तो आप भगवा स्कार्फ डालकर आएंगे, ये पर हिजाब क्यों डालेंगे? ड्रेस कोड का, जब स्कूल की ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है, हिजाब तो क्यों डालेगा कोई? बच्चियों का राइट है ना। तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में राइट है पहनना मुसलमानों का। ईरान के अंदर भी तो राइट था। ईरान में आप देख रही हैं, ईरान का राष्ट्रीय गान गाने से उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में मना कर दिया। औरतों की आजादी की बात है, आप खुद महिला हैं। इंडिया को कंपेयर करना छोड़ दीजिएगा। देखिए वैसे तो दुनिया के हर चीज से भारत को कंपेयर करते हैं, लेकिन हिजाब में कंपेयर मत करिए, क्योंकि वो एजेंडा सूट नहीं करता मैडम। तो इसलिए अगर आपको एजेंडा सूट नहीं करता, इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यू वर्क, वहां पे शरिया लॉ है, रूल्स अलग है, रूल्स की बात करिए। ठीक है, उसके बाद भी विरोध हो रहा है ना। पॉइंट ये है, मतलब औरतों को आजादी चाहिए, और आप औरत हो के औरत की आजादी के लिए नहीं लड़ रही। लड़े रहा तो कम से कम दूसरी तरफ के लोगों को तो प्रोत्साहित मत करिए। पॉइंट तो ये भी है, चाहे कोई भी हो, उनको आजादी होनी चाहिए। मैं महिला की स्वतंत्रता के साथ हूं। मर्जी है। नहीं, एक सेकेंड, हिजाब पूरे तरीके से बैन नहीं है, ड्रेस कोड के नाते। ओके, आपने अपनी बात को रखा। रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। रिजवान अहमद, दुनिया के किसी देश से भारत की तुलना नहीं करनी चाहिए हिजाब के मुद्दे पर, और ईरान से तो खासतौर पे मत करिए। जो करता है वो गलत कर रहा है। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करा रही है तो उनका उसको पॉलिटिकल लाभ मिल रहा है। ये नैरेटिव मैडम दे रही है, आपकी राय क्या है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली चीज जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोली कि अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो वाकई भारत में और कहीं ये विवाद नहीं फैलना चाहिए। लोगों को पेशेंटली वेट करना चाहिए। अगर ये पहला आपने जो ओपनिंग जो दिया उसके आगे उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर बंगाल में किसी स्कूल में लड़कियां हिजाब पहन के जा रही थी और वहां के ड्रेस कोड ने उनको मना नहीं कर रखा था, तो फिलहाल एज पर लॉयर मुझे यही कहना पड़ेगा कि उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किंतु परंतु
जो लड़कियां भगवा पहन के जा रही हैं, फिर आप उनको भी नहीं रोक सकते। अब उनको भाजपा ने भेजा है या कर्नाटका की लड़कियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएफआई ने कराई थी, यह मैटर ऑफ डिबेट है। मैं कुछ बोलूंगा, शायद कुछ बोलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हिजाब की बात आती है, हिजाब हम इस्लाम से जोड़ के देखते हैं, तो जो भी चीज हम इस्लाम से जोड़ के देखते हैं वो हम उम्मत से जोड़ के देखते हैं। और बाकी मुल्कों से भाई हम तो बिल्कुल ही, इस्लाम तो वहां से फैलना शुरू हुआ था ना। यहां तो ऑफिशियली मुसलमान मान चुके हैं आपके डिबेट पर बैठ के कि हम 80% कन्वर्ट हैं जो पसमंदा कहलाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं तो किसी को ना कन्वर्ट बोलूं ना ओरिजिनल बोलूं, मैं कौन होता हूं। लेकिन खुद यहां पसमंदा बैठ के बोल चुके हैं कि भाई हम तो कन्वर्ट हैं। तो यार तुम लोग अगर 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल पहले कन्वर्ट होके 80% पसमंदा जो इन्होंने इस्लाम कबूला है, तो हम तो इस्लामी नजरिए से उनसे पीछे हुए ना हियरार्की में। और पीछे होने का कारण भी है, हज करने तो हम वहां जाते हैं ना, वो तो यहां आते नहीं। वो अगर हमें वीजा ना दें, हम हज तक ना कर पाए। तो कभी कभी आप पूरी दुनिया के ठेकेदार बन जाते हो, पैलेस्तीन के भी बन जाते हो, रोहिंग्या के भी बन जाते हो। जब हजूर की बात आती है, वो भी इस्लाम से जुड़ा मुद्दा है, नुपुर शर्मा की। और अरब मुल्क हमें इस बात पर रोकते और टोकते हैं तो बड़े खुश होते हो, तुम्हारे दिलों में लड्डू फूटते हैं। आज जब हिजाब के मामले में तुम्हें वहां का प्रोटेस्ट सूट नहीं कर रहा, तो तुमने ये कह दिया हमें ईरान से क्या मतलब। भैया एक बात तय कर लो, तुम हिंदुस्तान के मुसलमान हो, तुम्हें हिंदुस्तान से मतलब है या दुनिया भर का तुम्हें जिम्मा लेना है। या तो उम्मत में यकीन करो या भारतीयता में यकीन करो। तुम कभी उम्मत की गोद में बैठ जाते हो, कभी भारतीय बन जाते हो। ओके, सायदा फलक, मैं इसको और हमें फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल फख्र महसूस होना भी चाहिए, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर आपको गर्व होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि उस हिंदुस्तानी मुसलमान औरत के बारे में भी सोचिए जो हिजाब के पर्दे में नहीं रहना चाहती। क्या आपको लगता नहीं है कि ये दकियानूसी अगर सोच है जिसके ऊपर विरोध हो रहा है एक देश के अंदर, भारत के अंदर भी हम देख रहे हैं लगातार, ये ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप मेरी डिबेट के अंदर हिजाब डाल के आएंगी, कौन मना करेगा आपको? यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकती हैं। लेकिन स्कूल के अंदर तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है ना। पॉइंट ये है कि हिजाब ज्यादा जरूरी है, मेरा पॉइंट यही है। पढ़ाई या फिर भगवा गमछा जरूरी है, या फिर भगवा गमछा जरूरी है। आप बात ना हिजाब जरूरी है ना भगवा गमछा जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। बच्चों के एग्जाम 11वीं 12वीं के कैंसिल हुए वहां पर, बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ है। आप एक सेकंड अमिश जी हिजाब का मतलब आपको पता है? अगर क्या आपको पता है? अगर आपको पता होता तो आप ये बातें नहीं बोलते। आप बोल रहे हो घर में पहन लो, कहीं भी पहन लो, स्कूल में मत पहनो। अरे हिजाब का मतलब ये है कि आप अपने बाल किसी भी नामहरम के सामने नहीं दिखा सकते। अगर आप स्कूल में कोई नामहरम है, कोई सर है, कोई कैंटीन वाले है, कोई भी हो, उनके सामने हम बाल नहीं दिखा सकते। इसलिए लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन रही है। हिजाब का मतलब ये नहीं है ना कि एक टाइम पहनो, एक टाइम मत पहनो, कभी उतार दो, कभी पहनो, कभी मत पहनो। तो जब कंपलसरी है हमारे रिलीजन में, हम पहन रहे हैं। जैसा सिखों में पगड़ी कंपलसरी है, पहन रहे हैं। क्या कभी हमें सिंदूर से, बिंदी से, तिलक से तकलीफ हुई है? स्कूल कॉलेज के अंदर स्कूल बिंदी कौन लगा? स्कूल कॉलेज के अंदर बिंदी और सिंदूर कौन लगा के जाता है? क्या स्कूल में जो पढ़ती लड़की है वो बिंदी और सिंदूर लगा के जाती है? अगर बिंदी लगा के आए तो मैडम रोकती है, हमारे स्कूल में रोकती थी। इवन नेल पॉलिश अगर लड़की लगा के आती थी तो उसको रोका जाता था। नहीं, ये गलत है सोच। स्कूल में बिंदी और नेल पॉलिश अलाउड ही नहीं होती। लड़कियां बिंदी लगा के आती है, टीचर सिंदूर लगाते हैं। तो टीचर तो सिंदूर लगाएंगी, जो मैडम पढ़ा रही है वो हिजाब डाले, किसने मना करा है? जो लड़कियां कॉलेजेस में रिजवान अहमद, देन आई गो टू शुभराष्ट्रा एंड तारिक फतेह। ओके, रिजवान अहमद, हमने क्या रोका किसी को? रिजवान अहमद, देखिए ये लोगों का ये मतलब है, ये लोग खुद ही मुस्लिम लड़कियों के बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने मान लिया 50% मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, 50% नहीं पहन रही है कि भैया बाल ना दिखें। अब इनकी बात बाल पर आ गई, पहले शक्ल पर थी, अब बाल पर आ गई। ठीक, तो यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो मुसलमान लड़कियां, हिंदू की छोड़ो, जो मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही, या तो वो बेशरम है, या तो उनमें हया नहीं है,
या उनके घर वालों को इस्लाम की तमीज नहीं है। मैं हिंदू लड़की की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये क्या इतने बड़े इस्लामी हो गए, मौलाना हो गए, क्या हो गए ये, जो ये टीवी पर बैठ के तय करेंगे? कभी ये कहते हैं मैटर ऑफ चॉइस है, कभी कहते हैं कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है तो पहले सारी मुसलमान औरतों को हिजाब तो पहनाओ। सारी मुसलमान औरतों को पहले हिजाब पहनाओ, अपनी जिंदगी में पहनाओ। अब तुम फिर बीच में बोल रही हो, अब मैं इधर से कुछ जवाब दूंगा तो बुरा मान जाओगी। तुम में तमीज ही नहीं है, तुम में तमीज ही नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने। अरे तमीज सीखो, तमीज सीखो। रिजवान मेरा नाम है, अरे फलक बाजी रिजवान मेरा नाम है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, तमीज सीखो। जब तक ये तब तक वो मुसलमानों के खिलाफ। अरे तमीज सीखो ना, अरे बाजी तमीज सीखो। तब तक अरे बाजी तमीज सीखो, मैं बोल रहा हूँ ना। मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम। अरे जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अरे जो तुम बोल रही थी तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? ये बताओ, तुम्हारे घर वालों ने हिजाब की तमीज सिखा दी, पर कब बोलना है कब नहीं बोलना ये नहीं सिखाया। सबसे पहले ये सिखाना चाहिए था तुम्हारे घर वालों को, जो मेरे घर वालों ने सिखाया कि अगर फलक बोल रही है तो रिजवान बीच में नहीं बोलेगा। करूंगी, मुझे पता है, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। ठीक ठीक, अरे हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाहिल हो, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। पता नहीं है कब बोलना है क्या बोलना है। घर वालों ने हिजाब पहनना तो सिखा दिया, ये नहीं सिखाया तो दूसरा आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोलते। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया कि औरतों की इज्जत करो, तुम्हें औरतों की इज्जत करना आता है, बदतमीजी करते हो जब देखो। भाई अरे इसको चुप कराओ, बेशरम आदमी। अरे इसको चुप कराओ भाई। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें तमीज सिखाई है। पर्सनल क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम पर्सनल हो रहे हो, मुझे पर्सनल होना पड़ रहा है। अच्छा मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरा निवेदन स्वीकार करें। एक सेकंड एक सेकंड देखिए, कौन सी तमीज सिखाई है दोनों। अरे इसको चुप कराओ भाई। अच्छा एक सेकंड देखिए, मेरे साथ बाकी भी 4 मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। मैं रिजवान अहमद आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं तौसीफ खान को लेकर आना चाहता हूं। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें, क्योंकि सरकार टीएमसी की है, एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पे होना चाहिए, और क्या आपको लगता नहीं है ये अपने आप में गलत मैसेज देता है? बिकॉज फॉर मी और फॉर एनीवन एल्स, आपके लिए भी, आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हो, शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना कि जो भगवा गमछा लेकर बच्चे वहां पर आ रहे हैं या फिर जो हिजाब पहन के आ रहे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है हिजाब से कि नहीं? स्कूल के अंदर, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, जहां विवाद हुआ है ये। नहीं देखिए, शायद आपको मालूम नहीं अमीश भाई शायद आपको नहीं मालूम है, शिक्षा जो है वो राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट है। शिक्षा के आगे कोई कंडीशन नहीं लग सकता कि हिजाब या शिक्षा। जो आप सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल से ये समझ में आता है जैसे कि कंडीशन है। नहीं, हिजाब या शिक्षा। मैंने तो भगवा गमछे की भी बात करी, के सामने भगवा गमछे से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। हाँ, और हिजाब स्कूल के अंदर हिजाब पहनने से ज्यादा जरूरी शिक्षा है। आप किसके साथ हैं? ईरान में देखिए क्या हो रहा है। और दूसरी बात वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया। अमीश भाई, ये बंगाल है, बंगाल की मिट्टी में ये दाल गलने वाली नहीं है। आप पूछिए, शुभेंदु अधिकारी से फ़ोन करके पूछ लीजिए। आपके चैनल में भी तो आप बुला सकते हैं, वो बंगला के साथ हिंदी भी बोलते हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। ये भगवा गमछा लेकर के जाके हम हंगामा करेंगे और कुछ पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाहेंगे, ये उनके खिलाफ जा रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी वालों ने बच्चों को भड़काया है। एक लैंग्वेज, आप कह रहे हैं बीजेपी ने बच्चों को भड़काया है। देखिए, कितनी दफा बोलूंगा, अभी तो बोला 100%। और तो हिजाब जो हिजाब डाल के जो हिजाब डाल के चुनाव नहीं जीत पाएंगे बीजेपी। मुद्दे पे बात करेंगे, उसको किसने भड़काया था? मुद्दे पे सिलेक्टिव है ना आपकी सोच। भगवा वाले को तो आपने बीजेपी के साथ जोड़ दिया। हिजाब जो डाल के आई वो किसके साथ थी? टीएमसी के साथ। अभी मैंने आपको नॉलेज ठीक कराया कि जैसे मेरा नॉलेज ना ठीक करिए, नहीं है, जरा पढ़िए लिखिए, आपकी नॉलेज थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। ईरान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है इस विषय पर। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए आपको। जो जज ने जो डिवीज़न बेंच में एक जज थे जिनका रिटायर हो गया, तो उन्होंने डिसेंटिंग ओपिनियन दिया, पर दूसरे जज ने जो जजमेंट दिया कि
इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। और अगर राइट टू हिजाब अगर उसको घर में है, मार्केट में है, ये जजमेंट मॉल में है, तो वो राइट टू हिजाब स्कूल में आके खत्म नहीं हो सकता। क्या ये जजमेंट है कि आप हिजाब डाल के स्कूल जा सकते हैं? ये जजमेंट में है? आप अपने रिसर्च अपनी रिसर्च करके बताइए मुझे। रिसर्च टीम को बोलिए। ना मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है, आप बताइए मुझे। आप पहले तो नहीं, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। आप ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। तो मामला ये है कि राइट टू हिजाब जो है स्कूल के दरवाजे पे आकर ख़त्म नहीं होता। ये जज ने कहा है, आप उठा करके देखिए। आप बोलिए, आपके रिसर्च टीम को बोलिए, वो आकर देंगे। जजमेंट पास किए हुए काफ़ी दिन हो गया। आप अरे अभी तो बोला कि वो राइट टू हिजाब स्कूल में दरवाजे में आकर ख़त्म नहीं हो जाता। अभी तो बोला मैंने आपको बोला। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसको कायम रखा गया था कि नहीं रखा गया था? आपके एजेंडे को जो सूट कर रहा है, आप बोल रहे हैं भाईजान। एक दफा सबल के बोलिए। मैंने आपको जज को कोट कर रहे हैं बताया। मैंने आपको बोला कि 2 जज थे, एक जज का रिटायरमेंट हो गया। मिसकोट किया है आपने लाइव कार्यक्रम में। यू हैव मिसकोटेड, आपने मिसकोट किया है। अरे चिल्लाने कहीं नहीं बोला गया कि कहीं नहीं बोला गया था ये। आपने मिसकोट किया है बातों में। आप अपने नॉलेज को ठीक कीजिए। ऑब्जर्वेशन अलग होता है, डिसीजन अलग होता है। नहीं है बंगाल में अमीश देवगन ये बीजेपी का दाल ये बताओ, बंगाल में गलने वाला नहीं है। बीजेपी का दाल गले ना गले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पे जो है ईरान के अंदर विरोध क्यों है हिजाब का? सेंटिमेंट है यहाँ पे, लोकल सेंटिमेंट है यहाँ पे, लोकल लीडर ये मॉडर्न लोग हैं इस देश के, ये लिबरल लोग हैं, जैसे अंग्रेज आके लड़ाते, ये लिबरल लोग हैं इस देश के। तौसीफ खान अपने आप को लिबरल मानते हैं। ये लिबरल लोग हैं जो स्कूल की बच्चियों को हिजाब डलवाना चाहते हैं। ये स्कूल की बच्चियों को हिजाब डलवाना चाहते हैं और ये सो कॉल्ड लिबरल वर्ग है इस देश का। ईरान के अंदर हिजाब का लड़कियां विरोध कर रही है, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आमजन विरोध कर रहे हैं और देश का लिबरल तबका, उसके नुमाइंदे हमारे सामने बैठे हैं। तौसीफ भाई, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, तौसीफ जी आप लिबरल हैं, इसका आपको गर्व होगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं ये जो लिबरल गैंग है ना इस देश के अंदर, ये इस देश के अंदर इतना सिलेक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते। ये बच्चियों को हिजाब डलवाना चाहता है, इनके मन में बच्चियां हिजाब डाले। मैं कह रहा हूं भगवा गमछा से जरूरी, हिजाब से ज्यादा जरूरी शिक्षा है, पढ़ाई है। रिजवान अहमद आपका रिप्लाई। रिजवान अहमद योर रिप्लाई। अमीश भाई आप थोड़ा शांति रखो, आप पानी पी लो थोड़ा, आप बहुत उत्तेजित हो गए हो। अब मैं बोलूं अमीश भाई देखिए, तौसीफ साहब ने इनहेरेंटली बीइंग एन एडवोकेट एक गलत बात बोली। उन्होंने कहा कि आपने छोटा वकील बोलो, सुप्रीम कोर्ट का क्या आया। अरे यार ये भी बीच में बोल रहा है कि सारे जाहिल एक से हैं क्या? ये तो काफी पढ़े लिखे हैं भाई। तौसीफ खान छोटा वकील बोलो। ठीक है तौसीफ, शांत आप भी शांत रहिए ना। तौसीफ उनको 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। शांत हो जाओ। बहुत बड़े लिबरल है। अमीश आप नहीं जानते, इन्होंने बोला ये छोटा वकील है। वो दूसरे चैनल में बैठ के इन्होंने मेरे सामने बोला ये छोटा दूसरे चैनल में आपको किसी ने कुछ और बोला होगा। सारी बात ये हिसाब किताब यहाँ थोड़ी पूरा होगा। इसके मुंह पे डायपर बांधो भाई। ठीक है, क्यों बोल रहा है? अरे अमीश भाई, सारे जाहिल एक से हैं क्या? भाई आप नहीं जानते, बोलो। ठीक है, ओके रिजवान मेक हिज पॉइंट 50 सेकंड, देन यू कम। बोलिए जी। ये लिबरल है रिजवान अहमद, आप भूल जाते हैं लिबरल है। ईरान से कोई लेना देना नहीं है इस पेशे का। अमीश भाई जी अभी बताता हूं। होता यह है कि जब जजमेंट डिवीजन बेंच का स्प्लिट होता है, तो दोनों जजमेंट को कोर्ट नहीं किया जाता, जो आपके पक्ष में हो और जो आपके अगेंस्ट में हो। यह रिवायत है। आप स्प्लिट जजमेंट में एक जजमेंट को नहीं पढ़ सकते। अगर आप एक को पढ़ रहे हैं तो दूसरे को भी पढ़िए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सबने बोला ईरान से क्या मतलब, सऊदी से क्या मतलब, बहरीन से क्या मतलब। अगर यही ईरान की गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसडर को बुलाती और यह कहती कि आपके यहां जो हिजाब का विवाद चल रहा है इससे हमारे रिश्तों पे फर्क पड़ेगा, तेल की आयात पे निर्यात पे फर्क पड़ेगा, तो ये सारे ईरान का डमरू बजाने लगते। जी। पर अभी वो चीज इन्हें सूट नहीं कर रही। अभी ये चीज सूट नहीं कर रही। सूट क्यों नहीं कर रही और सूट किस लिए नहीं कर रही? ब्रेक के बाद बड़ा खुलासा आर पार में।
लखीमपुर में 3 लोगों की जान लेने वाला खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा है। महाराष्ट्र के नासिक में घंटों कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। रिहायशी इलाकों में तेंदुए के घुसने से दहशत में लोग। गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। महसाना और भावनगर समेत 4 जगहों पर करेंगे रैली। जेपी नड्डा भी करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मध्य एशियाई देशों के युवा प्रतिनिधिमंडल के लिए डिनर पार्टी का किया आयोजन। इस दौरान कई कार्यक्रम भी हुए। सीवी आनंद बोस बने पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई राज्यपाल पद की शपथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रही मौजूद। राज्यपाल की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचने पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। विपक्ष के नेता की कुर्सी टीएमसी विधायकों के बगल में लगाई गई। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को आमंत्रित नहीं करने पर जताई नाराजगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा जिन्होंने परिवार के लिए उत्तर प्रदेश का बंटवारा किया, उन्हें फिर मौका मिला तो फिर जाति के आधार पर बंटवारा करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री को डीजीपी ने स्टिकर लगाकर किया पुलिस झंडा दिवस का शुभारंभ। 23 नवंबर 1952 से चली आ रही है झंडा दिवस की ये परंपरा। तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हो चुका है और बीजेपी ने ये जारी किया है। मीनाक्षी लेखी ने जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया आरोप। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत कार्रवाई जारी। अगरतला में जिला प्रशासन ने शराब की अवैध दुकानों के खिलाफ की कार्रवाई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन उत्तराखंड स्टेट फोकस सेमिनार का आयोजन। प्रसून जोशी समेत कई हस्तियां हुई शामिल। उत्तराखंड को फिल्म की शूटिंग हब बनाने पर हुई चर्चा। अमेरिका के वर्जीनिया के वॉलमार्ट में हुई अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 10 लोगों की मौत। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर की मौत। महायुद्ध के बीच रूस ने जारी किया नया वीडियो। रूस की मीडिया ने बेलारूस की जमीन पर सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने और तेज किए हमले। रूसी माइंस की चपेट में आया यूक्रेन का टैंक तबाह हो चुका है। यूक्रेन ने भी पहली बार किया तुर्की से मिले मिसाइलों से हमला। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया। खरसौन क्षेत्र में हुए हमले में रूस के S-300 लॉन्चर को यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पूर्व पीएम इमरान खान पर बड़ा आरोप। कहा भारत से मिला गोल्ड मेडल बेच दिया। तुर्की के अंकारा में भूकंप के तेज से झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.0 बताई जा रही है। गनीमत रही कि किसी का हताहत होने की कोई खबर नहीं। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना पर जीत के बाद जश्न में डूबा सऊदी अरब। देश भर में एक दिन की छुट्टी का ऐलान। कतर में भी समर्थकों ने सड़क पर उतरकर किया खुशी का इजहार। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला और इस वक्त हम आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50। आफताब ने 2 साल पहले दी थी श्रद्धा को मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी। मुंबई में श्रद्धा ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट। पहले दिन टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे गए कई सवाल। श्रद्धा हत्या केस में पुलिस ने आफताब के 3 दोस्तों का भी बयान दर्ज किया है। महाराष्ट्र के वसई क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान दर्ज किया गया। अब तक 17 लोगों का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। दिल्ली के पालम इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप की स्थिति। परिवार के सदस्य पर हत्या का गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा ब्लास्ट वाली जगह पहुंचे कर्नाटक के गृह मंत्री और डीजीपी। अब तक की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। पीएफआई पर लगे बैन पर बदला लेना चाहता था आरोपी। कर्नाटक के बेंगलुरु में ब्लास्ट के आरोपी शारिक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कंधे पर बड़ा बैग और लाल रंग की कैप पहने दिखा शारिक का तलाश रही है पुलिस। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन बॉर्डर इलाके में चलाया जा रहा है। बड़ा तलाशी अभियान। कल बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को ढेर किया। नोएडा के एक होटल में खाना खाने की शिकायत करने पर पुलिस और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच हाथापाई। पुलिस वाले ने थप्पड़ जड़ा। दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में महिला थाने के सामने वकीलों ने ट्रैफिक पुलिस को पीटा। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत की।
बिहार के मोतिहारी में चोरी के आरोप में 2 लोगों की बेरहमी से पिटाई, बंद कमरे में 5 लोगों के डंडों से पिटाई करने का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़के को 4 लोगों ने सरेआम पीटा। लड़के को गोली मारकर हथियार लहराते हुए बदमाश फरार, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरुआत कर दी। बिहार के नवादा में 2 परिवारों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों के कुल 8 लोग जख्मी, पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बदमाश एक आदमी को जमीन पर गिराकर पिटाई करते नजर आया, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के बदायूं में बेखौफ बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, महिला के गले से सोने की चेन लेकर फरार हुए मोटरसाइकिल सवार बदमाश, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों ने बीच सड़क पर लड़के को गोली मारकर उतारा, मौत के घाट। वहां मौजूद लोगों ने 2 बदमाशों को पकड़ा, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बदमाशों का दिखा कहर, दुकान से खींचकर लड़के की बेरहमी से पिटाई की, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पीड़ित ने थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तालाब पर घूमने आए लड़के की बेरहमी से पिटाई, 12 लोगों ने लात घूंसी और बेल्ट से पीटा, काफी देर तक चला हंगामा, फिर भी नहीं पहुंची पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस को अपहरण समेत कई मामलों में थी तलाश। जयपुर के चांदी के टकसाल इलाके में स्थानीय लोगों और होटल के स्टाफ के बीच हुई झड़प, एक दूसरे पर जमकर किया पथराव, हमले में करीब 12 लोग हुए घायल। चंडीगढ़ में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने लोगों को शांत कराया, अपॉइंटमेंट कैंसिल होने से थे बेहद नाराज। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है, सीबीआई ने 500 पन्ने की चार्जशीट दायर कर 2 लोगों को बनाया आरोपी। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान चलाकर 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 74 शराबी और 16 शराब तस्कर शामिल। पटना की रेल पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, छापेमारी कर 6 अपराधियों और 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी यही है कि कर्नाटक की तर्ज पर, जो इस समय की हमारे पास खबर आ रही है, कर्नाटक की तर्ज पर बंगाल में बवाल है और हिजाब को लेकर 2 छात्रों के गुट भिड़ गए हैं। हावड़ा पश्चिम बंगाल में यह हुआ है, हिजाब वाली लड़कियों का विरोध किया गया है, भगवा गमछा डालकर 11वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द भी कर दी गई है इस विवाद के लिए। और कर्नाटक की तर्ज पर बंगाल में बवाल हुआ है। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी जुड़ रही है, मेरे साथ शदाब चौहान भी हैं, मेरे साथ रिजवान अहमद भी हैं, सायदा फलक भी हैं, तौसीफ खान भी हैं। आप सबका एक बार फिर अभिनंदन है। मैं शदाब चौहान आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है शिक्षा ज्यादा जरूरी है या आपकी राय में हिजाब ज्यादा जरूरी है? क्योंकि ईरान में जो हो रहा है वो हमारे सामने है, वो तो लड़कियों की आजादी के ऊपर है। लगता है शदाब तक आवाज नहीं जा रही। शदाब, आप तक मेरी लगता है आवाज नहीं आ पा रही है इस विषय को लेकर, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। सुब्राष्ट्रा जी, आमिश जी, शायद टेक्निकल उसकी वजह से मैं बहुत लेट से जुड़ पाई हूँ, इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं डिस्कशन फॉलो कर रही थी। मुझे लगता है एक चीज बहुत स्पष्टता से हम लोगों को समझनी चाहिए, वो भी आजकल के परिप्रेक्ष्य में। ये जो घटना हुई वेस्ट बंगाल में, उस पे चर्चा कम हुई है, हिजाब पे चर्चा ज्यादा हो रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछा जाता हूँ, आप अपने आप को लिबरल मानती हैं या आप उस श्रेणी में नहीं आती हैं? माफ करिए, सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन ये सवाल है, आप लिबरल हैं या उस श्रेणी में आप नहीं आती है? नहीं, आप जो लिबरल की डेफिनेशन हमारे भारतीय बौद्धिक सर्कल में हो गई है, उस हिसाब से मैं घोर कंजर्वेटिव हूँ। लेकिन अगर आप लिबरलिज्म की, ठीक है, आप कंजर्वेटिव है, फिर इसका मतलब है कि आपको भी लगता होगा कि हिजाब तो औरत का अधिकार है, हिजाब के बिना औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए। आप तो कंजर्वेटिव है, व्हाट डू यू थिंक? मैं कंजर्वेटिव हूं, लेकिन मैं इस चीज का पुरजोर समर्थन करती हूं कि आप लड़कियों को, महिलाओं को इतना शिक्षित कर दीजिए कि वो हिजाब पहने या ना पहने, इसका निर्णय वो स्वयं ले सकें। आप छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब डाल करके अगर कहेंगे कि ये लिबरल वैल्यू है, तो ये गलत है। मैं ये घूंघट के बारे में भी कहूंगी, हिजाब के बारे में भी कहूंगी, वो चाहे हिंदू बच्चियां हो या मुसलमान बच्चियां हो, आप उनको 12-13 साल की उम्र से हिजाब डालना मत सिखाइए।
आप उनको पहले शिक्षित कर दीजिए और बता दीजिए कि हिजाब पहनने के ये फायदे, और उनको नुकसान भी देखने दीजिए ना, उनको देश दुनिया के मूवमेंट्स के बारे में भी पढ़ने दीजिए। उसके बाद जब वो बालिग हो जाए और फिर भी कहें कि मुझे हिजाब पहनना है, तो हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं है। शादाब चौहान, ईरान में जो हो रहा है वो आपकी जानकारी में तो होगा, मुझे पता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि जवाब तो यही आएगा आपका। नहीं, ईरान वाले मामले में आपको फंसा दिया है थोड़ा। आप मुझे, अरे वाह वाह अमीश भाई, सुना है कि आप अब ज्योतिषी बन गए, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब आप भविष्य बताएंगे कि शादाब क्या बोलेंगे, नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, राहुल गांधी क्या बोलेंगे। वाह वाह, शुभकामनाएं आपको नए आपके फ्लेवर के लिए, नए फ्लेवर की। चलिए अब आप बात शुरू करते हैं। अच्छा लगा कि आपको ज्योतिष आपको ज्योतिष आचार्य में यकीन है, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। बोलिए आप। नहीं, मुझे तो ये अच्छा लगा कि अगर जब आपके पास एक दूसरा विकल्प भी तैयार हो गया, यानी कि मेरे पास बड़े सारे विकल्प दूसरी तरफ से भी प्रसाद आएगा। टॉपिक पे बात कीजिए ना। अरे आंटी चुप रहिए आप, मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। हाँ। शादाब, आप आंटी बोल करके क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही बात करते क्या? मुझे आंटी नहीं, मुझे आंटी सुनने में कोई, आपको बता दूं, आपने बड़े डिराइसिवली ये शब्द यूज किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत बात है क्या? मैं आज के डेट में मैं मामी हूं, गलत बात है क्या? आज के डेट में मैं किसी की बुआ हूं, मैं बड़े फक्र से क्या गलत बात है क्या? क्या बीच में बात कर रही है? मुझे मौलाना मत समझना, सुनो, बदतमीजी मत करो ऐसे, मुझे मौलाना मत समझना तुम। आप बदतमीजी मत कर, खामोश चुप है, चिढ़ क्यों रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आंटी शब्द का प्रयोग कर देंगे, महिलाएं चुप होकर के आपको आपसे कहेंगे कि अरे मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मुझे आंटी मत बोलो? क्या शराब आपको 12वीं क्लास के बच्चे हैं क्या? आपको है नहीं ना, तो आपको तमीज है ना, आपको शऊर है। हर डिबेट में मेरा तो निवेदन है, वापस आ जाइए। शादाब चौहान यह नहीं करता, शादाब चौहान की ऐसी हैसियत नहीं है। आपके शब्द से आपकी हैसियत समझ में आती है। ठीक है, एक हिजाब पर बोलने का मुंह से बकार नहीं निकल रहा, लेकिन किसी महिला को आंटी बोल के निकल जाओ, क्या तरीका है? कौन सी पार्टी ने आपको आपको 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो आपको दूसरा सामने वाला आंटी नजर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। बेशक आपकी चॉइस है, आपने डिबेट को छोड़ा है, लेकिन हमारा तो निवेदन है वापस ही आइए, अपनी बात को रखिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आपका वक्त होता है। शायदा फलक जी, शायदा फलक जी, ये जो सुभास्त्रा अभी बोल रहे थे कि भाई बच्चियों को फोर्स कर रहे, कौन फोर्स कर रहे, कौन फोर्स कर रहा है? छोटे लड़कियों को हिजाब पहनो, अगर अच्छा दिखता तो पहन लेते होंगे, हिजाब पहन के उनको अच्छा लगता होगा, वो अच्छे दिखते होंगे इसलिए पहनते होंगे। फोर्स कौन कर रहा है छोटे छोटे बच्चियों को? और आप बार बार अमित जी, आप बार बार ईरान ईरान ईरान, क्यों आपको इतनी दिलचस्पी है ईरान से? आप अपने देशवासियों की फिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप अपने देश के मुस्लिम लड़कियों की फिक्र आपको क्यों नहीं है भाई? अगर वहां पे गलत हो रहा है हिजाब फोर्स करके, तो यहाँ पे भी तो गलत कर रहे हैं फोर्स करके के निकाल दो भाई। पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, नहीं पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, दोनों चीजें गलत है ना। आप उस पे क्यों नहीं बोलते? जो फोर्स किया जा रहा है, जो बैन लगाया जा रहा है, क्यों नहीं पहने भाई? राइट है पहनना, चॉइस है, आप पहनो मत पहनो। आप लोग को बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं बोलूं? अपने देशवासियों की फिक्र कर लो ना। ठीक है, ओके सुभास्त्रा। नहीं, अपने देशवासियों की फिक्र है शायदा जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात। आप फिर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। ना मैं हिजाब का समर्थन कर रही हूँ, ना विरोध कर रही हूँ, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ। आप लड़कियों को इतना शिक्षित बना दीजिए कि बालिग होने तक वो निर्णय लेने की क्षमता हो उनमें कि हिजाब पहनना सही है या नहीं। यहाँ पे हिजाब का प्रतीक आप घूंघट से भी ले सकती हैं, आप चेंज कर दीजिए ना, इंटरचेंज कर दीजिए। आज मैं अपनी चॉइस से जीन्स पहनूं, टी शर्ट पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, लेकिन अगर सुन लीजिए, अभी मैंने बीच में नहीं बोला था जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मैडम, पूरी बात तो सुन लीजिए जी। आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसकी जानकारी तो है आपको कि कुछ लड़कियां हिजाब पहन के गई, उसके विरोध में कुछ लड़के रामनामी पहन करके गए, उसको लेकर के इतना बवाल हुआ। तो जब आप चॉइस की बात करती हैं तो फिर तो लड़कों के पास भी चॉइस होनी चाहिए रामनामी पहनने की। अगर आप इतना व्यापक कर देंगी चॉइस का दायरा स्कूली एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में, अगर यूनिफॉर्म को धता बताते हुए लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ओढ़ करके जाएंगे तो फिर तो यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है ना शायदा जी। मैं इसी देश की बात करूं, मैं ईरान से कंपैरिजन नहीं कर रही हूं। ईरान की बात जब मैं करती हूँ सिर्फ इतना कहती हूँ कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में
मुसलमान बच्चियों को भी अपने अधिकारों के बारे में चिंतन करने का एक माहौल मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ओके, सायदा फलक। सुभास्त्रा जी, बंगाल में जो बंगाल में हुआ, हिजाब पहन रहे लड़कियां, उससे तकलीफ है बच्चों को, इसलिए प्रोटेस्ट में भगवा स्कार्फ पहन कर आए। मतलब कंपैरिजन कैसा हो सकता है? आप हिजाब को भगवा स्कार्फ से कैसा कंपेयर कर सकते हैं? इसका कंपैरिजन कैसा है? क्या भगवा स्कार्फ हिंदू रिलीजन में पहनना कंपलसरी है? हिजाब तो पहनना कंपलसरी है। इतने सालों से तो लड़कियां हिजाब पहन रही है, भगवा स्कार्फ पहन के तो स्कूल नहीं जा सकते ना। कंपैरिजन कैसा कर सकते हो आप? जी जी, अच्छा, भगवा एक सेकंड, तारिक फतेह इस पर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे तारिक फतेह का रिएक्शन लेना पड़ेगा। तारिक फतेह, हिजाब क्या इस्लाम में कंपलसरी है? क्योंकि बार बार इसमें कंपल्शन की बात आ रही है। ईरान के परिप्रेक्ष्य में, अगर ईरान तो इस्लामिक देश है, अगर वहां कंपल्सरी है तो वहां की औरतें तो विरोध कर रही हैं, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आम नागरिक विरोध कर रहे हैं, वो सब इस्लामिक है। आप लफ्ज हिजाब बताइए, हिंदी में, मराठी के अंदर, बांग्ला में, पंजाबी में, कहीं भी 1970 से पहले इस्तेमाल हुआ हो। ये झूठ अरबों के तले चाटते हुए यहां लेके आ गए एक लफ्ज हिजाब। वर्ड कहां था हिंदुस्तान में? किसने इस्तेमाल किया पहले? मिर्जा गालिब ने क्या किया? हजरत मोहानी ने क्या? एक लिबास था, दुपट्टा, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, औरतें, ईसाई सब पहनते थे। आपने अरबों की यूनिफॉर्म अडॉप्ट की है, इसलिए ऑपोजिशन है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑपरेशन है। ये आप निशानदेही करते हैं कि हम मुसलमान आ गए कतर से, और गिनते बताओ कि फुटबॉल को तो छोड़ो, इतने लोग मुसलमान आज हम भी कर लिए, 550 तक के किया इन्होंने। ये क्या औरतों को लिबास पहन के उनके पीछे पीछे भागने के जूते भी पड़े तो औरतों को पड़े? ये कोई शर्म नहीं आती कि कुरान में जब पता है नहीं लिखा कि कहीं पे भी हिजाब का जिक्र नहीं है सर ओढ़ने पे, आप आके कौन बोल रहा है? ये तारिक फतेह बोल रहे हैं जाते हैं डिबेट में, चाहे लोग आपके कर्नाटका मुनाफिक लोग जो अपने मजहब के नहीं हो सके, जो अपने ही देश के नहीं हो सके, रिजवान अहमद नाम रहता है, तारिक फतेह नाम रहता है, क्यों नाम रखे हो भाई? नाम बदल लो ना, इस्लाम से, मुसलमानों से जितनी तकलीफ है, इतने खिलाफ हो, नाम ही बदल लो। क्यों बहरूपिया बन के आते हो? हिंदुस्तान में अरबिस्तान नहीं बनने देंगे। सुन ले, आप अपने देश के नहीं हुए, आप अपने मजहब के नहीं हुए, आप किसको सिखाएंगे भैया? ये आपको किसने राइट दे दिया सायदा फलक कि वो अपने मजहब के नहीं है, अपने धर्म के नहीं है? वो मुसलमान है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। आप तो सबको, आप तो इतना खराब बोल रही है। मैं आपको टोकना चाहता हूँ, आप कह रही है कि जो आपकी बात से सहमत नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये कैसा है? ये हक आपको किसने दिया मैडम? यह किसी को नहीं है। जो कुरान में लिखा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं। जो हमारे नबी ने सिखाया है वो उसको धुतकारते हैं, और आप बोलते हो मुसलमान है। जो कुरान के खिलाफ जाएगा, जो नबी के खिलाफ जाएगा, वो मुसलमान नहीं हुआ ना। अच्छा ठीक है, एक तारिक फतेह 30 सेकंड अपनी बात रखते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा एक एक करके इत्मीनान से, सभ्यता के साथ। तारिक फतेह, ये है मेरे पास। आप आइए, किताब लेके आइए कि इस कुरान में कौन से सूरत में लिखा है कि हिजाब पहनो? लफ्ज हिजाब कहाँ है? मुझे दिखाइए। इसमें सूरत है मेरे पास, किताब लेके आए हैं तारिक फतेह, बताइए। लॉजिकल बात करते हैं ना, बहुत बड़े मुसलमान है ना आप लोग, पढ़ा कुछ नहीं आपने, झूठ बोला है। किसने कहा कि आपको नाम अरबी रखने चाहिए बच्चों के? आपके हिंदुस्तान में रह के आप लोग हिंदुओं से दुश्मनी करते हैं और कहते हैं ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। आप नाम बदल लो, सबसे पहले आप नाम बदलो। आपका नाम क्यों है तारिक फतेह? रख लो ना कोई दूसरा नाम। आपका नाम क्यों है अरबी नाम? देखो झूठ पकड़ा जाए। पहले नाम, तुमने देश बदल लिए, नाम भी बदलो, मजहब के भी नहीं रहे। सिवाय हिंदुओं से दुश्मनी करने का। और क्या बताया कुरान के बारे में? बात कर रहे हैं आके, यहाँ बदतमीज किस्म के लोग आके बात नहीं करने की तमीज है, और आके कुरान की बात करेंगे आप? ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। ओके, मैं तौसीफ खान को लेके आना चाहता हूँ चर्चा में। ओके, सायदा फलक, शांत। तौसीफ खान, तौसीफ खान। देखिए अमीश जी, ये मामला जो एक झूठ फैलाया जाता है चैनल द्वारा
कि बच्चियों को ऊपर में ये थोप दिया जाता है, बच्चियों को ज़बरदस्ती पहनाया जाता है, ये गलत है। ये हर बच्चियों का हक है, वो चाहे तो पहने, वो चाहे तो ना पहने। थोपना और ज़बरदस्ती करने का काम तो कर्नाटका में बीजेपी ने किया कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ कि आपको पहनने नहीं देंगे स्कूल के अंदर। ये इसे कहते हैं ज़बरदस्ती। वो बच्चियां खुद से पहनना चाहती हैं, उनको कानूनन पूरा हक है, वो चाहे तो पहने हिजाब, चाहे तो ना पहने हिजाब। इसमें ना कोई रोक टोक है, ना कोई ज़बरदस्ती कर सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर में भी, स्कूल कॉलेज के अंदर में भी उनका हक है कि वो चाहे तो नकाब पहने, हिजाब पहने, बुर्का पहने या ना पहने। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन ये एक नैरेटिव कैसे फैलाया जाता। अभी कुछ एक प्रवक्ता कह रही थी कि भाई उनको ज़बरदस्ती बच्चियों को पहना। भाई ये तो झूठ बात है ना। वो अपने तालीम हासिल करेंगे। एक बात बताइए, 4 साल की बच्ची हिजाब अपनी मर्जी से डालेगी के प्रेसिडेंट है वो नकाब पहनती। मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। प्रेसिडेंट डाले किसने मना करा? ये तो झूठ है ना आमिश भाई, ये तो झूठ है। एक सेकंड, ये झूठ है और झूठ को आप अलाउ नहीं करना चाहिए। आपको ये राइट टू, ये उनका चॉइस है। अच्छा एक सेकंड, उनका चॉइस है, उनका फ्रीडम है। सुब्राष्ट्र आप अपनी बात रखिएगा, देन रिजवान अहमद हाथ खड़ा कर रहे हैं। उन पे जबरदस्ती ये हुआ जो बीजेपी का एग्जांपल है, कर्नाटका का एग्जांपल है कि जबरदस्ती है कि नहीं आप नहीं पहनोगे क्लास के अंदर, इसे जबरदस्ती कहते हैं। और ये जबरदस्ती के खिलाफ हम लोग हैं जो कानून भी सपोर्ट करता है बच्चियों की कि उन्हें जो है जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। बोलिए। तौसीफ बोल रहे थे ना अभी? जी तौसीफ खान। हाँ, तो तौसीफ जी मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। एक तो व्यक्ति प्रवक्ता तब होता है जब वो किसी संगठन, गुट या समूह का पार्ट होता है। मैं यहाँ अपनी वैयक्तिक हैसियत से बैठी हूँ, तो मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं स्वयं की प्रवक्ता हूँ। ठीक है, तो ये पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। दूसरी चीज, मैंने ये कभी नहीं कहा कि लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाया जा रहा है, नहीं कह रही हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बात जितनी रिपीट होगी उतना ज्यादा अच्छा है। मैं कह रही हूँ कि लड़कियों को बालिग होने तक उनकी कौमी शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा मिले। इसके अलावा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिजाब पर जो बहस हो रही है उसकी पूरी सम्यक जानकारी लड़कियों को मिले, और उसके बाद लड़कियों को डिसाइड आप करने दें कि वो हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं। जब स्कूल व्यक्ति जाता है तो एक शब्द होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही है कि सब एक तरह की ड्रेस पहन के आएंगे। अगर मुसलमान परिवारों में उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारी बच्चियां हिजाब में ही खूबसूरत लगती हैं, तो फिर वो मदरसों में भेजे ना पढ़ाने, वो फिर जनरल स्कूल में मत भेजें, क्योंकि जनरल स्कूल में वो आएंगे तो यूनिफॉर्म बोलने वाले के मदरसों में भेजे पड़ेगा, क्योंकि नहीं। अभी सुब्राष्ट्र देखिए, आप हिपोक्रेसी है, सुब्राष्ट्र की हिपोक्रेसी है। अभी आपने बोला कि मदरसों में भेजे, मदरसों में क्यों भेजे? उनकी मर्जी, वो स्कूल में जाएंगे। मेरे ऊपर आप लोग मेरे ऊपर आपकी हिपोक्रेसी आपने अपने सामने साबित कर दिया। आप कह रहे हैं कि मदरसों में भेजो, आप अपने हिसाब से मुझे जब चुप करवा रहे हैं तो आप अपनी बच्चियों को हिजाब क्यों नहीं डलवाते होंगे? तो इससे मैं हिपोक्रेट हूँ कि क्या? तो मैं सामने पता चल रहा है ना। आपके गाली दे देने से मैं हिपोक्रेट नहीं हो जाऊंगी। एक व्यक्ति आंटी बोल करके गया, एक व्यक्ति आंटी बोल करके निकल गया डिबेट से, तो आप लोग तो ये क्या कर रहे हैं? आप लोग तो यही कर रहे हैं, महिलाएं अगर बोले तो वो हिपोक्रेट, महिलाएं बोले तो वो आंटी। यही तो है आप मुसलमान और मर्दों का चरित्र। देखिए, किसी भी लड़कियों को उनका एज छुपाना उनका हक है। देखिए उनका नहीं, मैं 34 साल की हूँ, मैं 34 साल की हूँ, इस महीने 35 की हो जाऊंगी। आप इस तरीके की गलीच बात करके मुसलमान मर्दों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। अभी जैसे वो बोली कि मदरसा में भेजो लड़की को, पूरी कौम को गाली, पूरी कौम के लिए गाली है। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए गाली है। मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए इस पे आप कसीदे पढ़ के चले गए। सामान्यकरण कर दिया, किसी महिला को उम्र छुपानी चाहिए। क्यों भाई, मैं उम्र क्यों छुपाऊं अपनी? मैं 35 साल की हो जाऊंगी, मैं क्यों छुपाऊं? एक साल कमाया हुआ है मेरा शरीर पर, एक कमाई हुई है मेरी मेहनत का वो परचम है। आप होते कौन है बोलने वाले? आप लोग के साथ समस्या क्या है ना, मूल मुद्दे पर आप लोगों की तैयारी नहीं होती है। तो आपको लगता है इस तरीके से अगर मैं महिलाओं को बोलूंगा तो महिलाएं बेचारी डिफेंसिव हो जाएंगी। महिलाओं को शादाब को 12वीं क्लास के साथ बचपन से जबरदस्ती हिजाब पहनाया हो, वो इतना मुखर होकर के नहीं बोल सकते। मेरा निवेदन है एक सेकंड। रिजवान अहमद काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान अहमद
जी अमित जी, अब बीच में फिर इनमें से कोई बोलने लगेगा। आज का आप जो डिबेट है ना, इसको अगर आप कंपाइल करें तो आज 3 या 4 बार सायदा ने बोला हिजाब चॉइस है और 3 या 4 बार बोला कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है तो चॉइस नहीं हो सकता और चॉइस है तो कंपलसरी नहीं हो सकता। और आज ही के डिबेट में आप देख लीजिए, अगर कंपाइल करें तो दोनों बातें एक साथ बोली गई हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरह मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती हैं, मुसलमान लड़के बहुत से टोपी भी पहनते हैं, बहुत पहनते हैं। ये तौसीफ ने भाई नहीं पहने हैं, तारिक साहब नहीं पहने हैं, कोई बात नहीं, पर बहुत पहनता है। मदरसे में तो ड्रेस में आता है। आप मुस्लिम इलाकों में जाइए, कितने बच्चे आपको वहां टोपी पहने मिलेंगे। अब ये इन लोगों से पूछना है कि चॉइस की तहत अगर ये किसी दिन एकदम से इनके दिमाग में बुखार हो जाए और ये कहें कि भाई मुसलमान लड़का टाई पहनेगा, पैंट पहनेगा, शर्ट पहनेगा, लेकिन वो टाई के रंग की टोपी भी स्कूल में लगाएगा, तो उसको ये लोग क्या मैटर ऑफ चॉइस में मानेंगे, ड्रेस कोड का वायलेशन मानेंगे, राइट ऑफ एजुकेशन मानेंगे, क्या मानेंगे? क्योंकि वो भी कहेगा भाई हमारे यहां तो टोपी सब पहनते हैं तो हम स्कूल में क्यों ना पहने। ठीक है, तब ये लोग क्या करेंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तौसीफ खान, जवाब इस बात का 40 सेकंड आपके पास है। तौसीफ, देखिए जहां तक हेडगियर का बात है, हम जानते हैं स्कूल से लेके हर एक जगह पे एक सिख अपना पगड़ी पहनकर जाता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, वो उनका एक हेडगियर का बात है। आज वो मुद्दा कंट्रोवर्सी में नहीं है, तो ये तो वही बात हो गया। आज जो मुद्दा कंट्रोवर्सी में नहीं है, आप उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। आज यहाँ पे एक नहीं आज कहीं कोई कंट्रोवर्सी है, कहीं पे सिख के टर्बन को पगड़ी को लेकर के नहीं है कोई कंट्रोवर्सी। आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, ये कहां लेकर के जा रहे हैं? कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते, ये तो अभी शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए, कर्नाटक में भी पहले तो लड़कियां, एक सेकंड, कर्नाटक में भी और स्कूल में भी पहले तो लड़कियां बिना हिजाब के जा ही रही थी ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतना कंपल्सरी था तो कर्नाटक में भी और बंगाल में भी लड़कियां बिना हिजाब के जा ही रही थी ना। साथ वो हमेशा से जा रही थी, उनको रोका गया। नहीं, तौसीफ लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। आप मुझे इत्मीनान से 15 सेकंड सुनिए। ये लड़कियां विवाद शुरू होने से पहले जब ये हिजाब नहीं डालती थी तो स्कूल जा रही थी, कर्नाटक में भी और बंगाल में भी। अचानक हिजाब क्यों पहना? अचानक तो नहीं मुसलमान हुए थे ये लोग? बताइए। जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, उस स्कूल में, जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, उसी स्कूल की मैं आपको बात बता रहा हूं, और आप भी जानते बड़े अच्छे से कि उसी स्कूल में लड़कियां हिजाब पहनकर पहले भी जाया करती थी। ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया जब लड़के जो है अपना भगवा, वो जो भी आप उसे कहते हैं कि वो भगवा एक कर्नाटक में नए साल में कंट्रोवर्सी यहां से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया। पॉइंट ये है। अच्छा ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन आप फैक्चुअली गलत है। ओके, मैं तारिक फतेह आपका रुख करता हूं। तारिक फतेह, लगता है आवाज नहीं जा रही तारिक फतेह। रिजवान 30 सेकंड। रिजवान अहमद 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी। अमीश भाई बड़ा मजा आया जब मैंने टोपी की बात बोली तो तौसीफ साहब ने तुरंत सरदारों की पगड़ी से उसकी तुलना करी। इसका मतलब फौज में सरदारों को पगड़ी पहनना अलाउड है। अब इसका मतलब तौसीफ साहब ये बोलेंगे कि फौज में भी मुसलमानों को टोपी पहनने की अनुमति होनी चाहिए। सरदार पायलट पगड़ी पहनता है, इसका मतलब ये पहनेंगे हमारे पायलट को भी टोपी पहननी चाहिए। बात हो गई, बात खत्म हो गई। इसका मतलब आज इन्होंने ये कह दिया कि सरदारों की पगड़ी और मुसलमानों की टोपी एक ही चीज है। मतलब निकालने की हैसियत तुम्हारी नहीं है रिजवान। तुमने खुद बोला कि तुम छोटे वकील हो, भूल गए अदिति के सामने तुमने माना था, मेरे सामने तुमने माना था रिजवान, गुहार लगाएंगे आज भी छोटे आपको टोपी पहनने दी जाए। आर्मी में कब ये आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं मुसलमान कि हमको टोपी पहनने दो सरदारों की तरह। तौसीफ खान, आप क्यों बार बार कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी की उम्र, आप फैक्ट पे बात करिए ना। वो छोड़ो, वो फैक्ट पे बात करिए ना।
अमीश, वो छोड़ो, वो जाहिल है, छोड़ो। बता दो अमीश जी, आप नहीं जानते। अरे मुद्दे का जवाब दो, मुद्दे का। आप नहीं जानते। अच्छा, आपकी 2 साल पहले कहीं मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत सही जवाब, आपने सही सवाल किया। ये बताओ तुम। अमीश जी, पर्सनल कमेंट्स क्यों ना अननेसेसरी किसी पर। ओके, आपने रख लिया। अमीश जी देखिए, कुछ दिन पहले एक डिबेट में बैठे हुए थे रिजवान और मैं, और उन्होंने रिजवान ने बोला मेरे सामने माना कि वो छोटे वकील है, तो मैं उसी बात को आपको रिप्लाई कर रहा था। उस वक्त उन्होंने संविधान का गलत पाठ पढ़ा रहे थे, संविधान का वो गलत पाठ पढ़ा रहे थे। एक सेकंड आप एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक सेकंड, आर्मी की बात नहीं लेके आनी चाहिए बीच के अंदर। आर्मी जो है वो सैक्रोसेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे को जाने दीजिए आप शुभराष्ट्र के बाद। शुभराष्ट्र, मेरा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो ये है कि ईरान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। वो कोई सड़क पर आम सामान्य लोग ऐसे नहीं आ जाते। वहां की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप में अपना राष्ट्रगान नहीं गाया है। ये सामान्य बात नहीं है ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क के अंदर। पॉइंट नंबर टू, और हम यहां पर हिजाब को स्कूलों के अंदर लागू करना चाहते हैं, या फिर हम किस दिशा में जाना चाहते हैं? हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कल को बोलेंगे कि हम घूंघट को भी स्कूल में लेकर आएंगे। ये धर्म का मुद्दा नहीं है, ये औरत की आजादी का मुद्दा है मेरे लिए। जी बिल्कुल सही बात है आमिश जी, और चूंकि मुझे यहाँ पर आंटी कहकर संबोधित किया गया है 2 बार, तो मैं ये बता दूं, आंटी होने का मतलब होता है 2 जनरेशंस तो देख ही लिए मैंने। इन 2 जनरेशंस के अनुभव से मैं ये बात कह रही हूँ। लड़कियों को जब तक आप पूरी तरह से शिक्षित करके चॉइस का मामला उनके हाथ में नहीं देंगे, तब तक ये सारी पढ़ाई, ये सारी जितना भी डिबेट्स करने, इसके कोई मायने नहीं रहते। सायदा फलक, एक चीज, एक छोटी, एक सेकंड, सायदा फलक को मुझे लेके आने दीजिए। सायदा फलक, आपके लिए औरत की आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण है या हिजाब ज्यादा महत्वपूर्ण है, या घूंघट ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं दोनों को शामिल कर लेता हूँ। इसको धार्मिक मुद्दा क्यों बनाना? अमीश जी, मैं आप सबसे ये सवाल है कि बंगाल में जो हुआ, भगवा स्कार्फ को हिजाब से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? दोनों का क्या कंपैरिजन है? क्या भगवा स्कार्फ हिंदू रिलीजियन में पहनना कंपलसरी है? अभी सुभाष ने थोड़ी देर पहले कहा कि कंपलसरी है। कैसा कंपलसरी है भाई? कंपलसरी कैसा है भगवा स्कार्फ? जैसे आपके लिए हिजाब कंपलसरी है, वैसे ही कुछ लोगों के लिए हमारे यहाँ रामनामी कंपलसरी हो सकता है। आप कंपेयर कैसा? 4 लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो कंपलसरी है। को हम नहीं टोकते, जैसे आपके यहाँ 4 लोगों ने डिसाइड किया। आपके सिंदूर को हम नहीं टोकते, जब चिल्ला के बोलिएगा तो आपका पॉइंट थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगा। क्या बात कर रही है? सिंदूर को हम नहीं टोकते, बोल देंगे कि क्या बोल रही है आप? सिंदूर को हम नहीं टोकते, क्या बोल रही है आप? सिंदूर को हम नहीं टोकते, पहन के जा रहे हैं। सिंदूर को क्यों टोकेगा कोई? स्कूल के अंदर, स्कूल में जो बच्चियां जाती हैं वो सिंदूर लगाती है क्या? वो सिंदूर लगाती है स्कूल की बच्चियां? हिजाब कंपलसरी क्या लॉजिक है ये? 4 मुसलमानों के हिसाब से कंपलसरी नहीं है हिजाब। उसी तरह कुछ लोगों के लिए रामनामी कंपलसरी है, कुछ के लिए नहीं है। ओके, रिजवान अहमद, ओके। हिजाब से कैसा कंपेयर कर सकते हो? अच्छा, आपका पॉइंट ये है ना कि आप भगवा स्कार्फ को हिजाब से कैसे कंपेयर कर सकते हो? मतलब हिजाब तो सैक्रोसेंट हो गया, और भगवा पर डिस्कशन भी क्यों हो सकता है? देखिए, पॉइंट यही है कि इसको आप धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इसको धर्म के साथ जोड़ ही नहीं रहा हूं। ओके, रिजवान अहमद 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, आप इन लोगों का आर्गुमेंट सुनिए। एक तो जाहिल बैठ के पता नहीं, छोटा बड़ा वकील, आंटी फांटी, इन लोगों के पास, जैसा शुभरास्ता ने बोला, लॉजिक इनके पास होती नहीं। जब टोपी की मैंने बात करी तो ये सरदारों की पगड़ी पर पहुंच गए। अरे जब कि तुम सरदारों की पगड़ी पर पहुंच गए तो मैंने पूछा तो इसका मतलब इंडियन आर्मी में भी मुसलमानों को टोपी अलाउ होनी चाहिए, तो वहां ये पहुंच गए छोटे वकील पर। तो कुल मिला के ये वकील हो, मौलाना हो, आदमी हो, औरत हो, ये सब जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। अच्छा, बहुत मैं एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहता हूं, मेरा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मेरा निवेदन है, क्योंकि हर चर्चा के आखिर में हम एक निष्कर्ष जरूर देते हैं, लेकिन आज आस्क अमीश हमने एक नई पहल शुरू करी है YouTube पर, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज पर, और लोगों का बेशुमार प्यार मिला। बड़े लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन उन 3 सवालों को मैं ले रहा हूं जो सवाल मैं बता देता हूं। दीपांकर गौतम, पहला सवाल था इनका,
पहला सवाल दूसरा ले लेते हैं। बीजेपी अपने प्रदेशों से हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों नहीं हटाती है, ये एक हैंडल ने सवाल पूछा। इसके अलावा अगला सवाल आज कमीश में आया, क्या लगता है मोदी जी को 2024 में कांग्रेस हटा सकती है, ये सवाल आया। दीपांकर गौतम सवाल पूछते हैं कि चुनाव में राजनीतिक दल अपने काम के जरिए कब जनता से वोट मांगेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल था दीपांकर गौतम का ये। सोहेल रेड्डी, इनका सवाल यह आया, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतती दिख रही है। इन सबके जवाब मैंने आज कमीश में दिए और आगे भी देता रहूंगा, तो जरूर देखिए आज कमीश। अब यह देश नहीं झुकने देगी।